वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। और आज के सेशन में मैं आप सब लोगों को जो फ्लेमिंगो के 8 लेसन्स हैं उनको मैंने डिवाइड कर दिया था। लेसन 4 का पार्ट 1 बना दिया था और लेसन जो रिमेनिंग 4 हैं उनका पार्ट 2। तो आज के जो वीडियो के जो सेशन रहेगा उसमें लेसन्स देख लो। इंडिगो बाय लुइस फिशर, पोएट एंड पैनकेक्स अशोका मित्रन, द इंटरव्यू क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर और गोइंग प्लेसेस एयर पार्ट। तो इस सेशन के अंदर मैं आज आप लोगों को ये चारों चैप्टरों की समरी वही वन शॉट कराने वाली हूँ। जो इसको ध्यान से देख लेगा उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा सा जो हमारा पार्ट 1 है, जो लेसन 1 है ये इंडिगो वाला, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इंडिगो वाले लेसन के अंदर स्टूडेंट्स को अक्सर प्रॉब्लम होती है। तो उसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या करना है। और आप देख सकते हो बोर्ड के ऊपर जो इंडिगो वाला लेसन है उसको कैसे देखना है। जो लुइस फिशर है 1942 के अंदर महात्मा गांधी से मिले और उन्होंने महात्मा गांधी से एक क्वेश्चन पुट अप करा कि आपने ऐसा क्या किया था, कि जो ब्रिटिशर थे वो इंडिया छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो ये जो लेसन है इंडिगो, ये लेसन ना होकर एक चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर लुइस फिशर और महात्मा गांधी दोनों के बीच की जो कन्वर्सेशन है वो है। तो इस चैप्टर को हमें थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस शॉर्ट भी आ सकते हैं, इसमें 4 से 5 इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 2 इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। उससे बाहर कोई क्वेश्चन ना बन रहा और ना आएगा। ये मैंने आपको एश्योर कराया था कि जो मोस्टली फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनकी मैं सेपरेट वीडियो डालूंगी। बस आज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मैं आपको समरी, थीम, अंडरलाइंग मैसेज ऑफ द लेसन जो भी है वो कवर करने जा रही हूँ। तो देखो, इंडिगो को समझने से पहले जो मेन चीज़ें हमें समझनी है, आप उन सब चीज़ों को देखो। जैसे जमीन का एक टुकड़ा, ध्यान से देखो, ये एक जमीन का हमारा टुकड़ा है। हमें ये सोचना है ये जमीन का एक टुकड़ा है और वहां पर था क्या, आपको बता देती हूँ। शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था। किसके बीच में? लैंडलॉर्ड एंड प्लस पीजेंट और लैंडलॉर्ड दोनों के बीच में क्या था? शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था। ठीक है। और प्रॉब्लम कहाँ आई थी? जो ये लैंडलॉर्ड थे ये पीजेंट्स को क्या देते थे? अपनी जमीन रेंट पे देते थे और उसके बदले में क्या होते थे? जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ द लैंड था वो ले लेते थे। अब था क्या? इंडिगो मीन्स नील की खेती, इंडिगो मीन्स ब्लू डाई, और इंडिगो वॉज द कमर्शियल क्रॉप एट दैट टाइम। उस समय पे इंडिगो कमर्शियल क्रॉप थी। जो भी था इंडिगो को बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता था और वही इंडिगो थी जो उनके लिए हेल्पफुल होती थी। अब देखो, ये जमीन का एक टुकड़ा है। फ्लैशबैक में हम चलते हैं तो हमें ये चैप्टर ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है डायग्राम की हेल्प से। ये मेरे पास में जो लैंड है उसका एक टुकड़ा है। ये मान लो ये किसकी है? ये जमीन, ये इस लैंडलॉर्ड की जमीन है। ठीक है। वो क्या करता? इस पीजेंट को इस पूरे जमीन के टुकड़े को देता। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे क्रॉस करूंगी तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास में? 50% आ गया। लेकिन वहीं पर अगर मैं इसके 4 टुकड़े कर दूंगी तो ये हिस्सा कौन सा बन गया हमारा? 25% बन गया। लेकिन ये जितनी भी जमीन थी, लैंडलॉर्ड एक कंडीशन लगाते थे, इस जमीन के 15 से 20% हिस्से पे, 15 से जो 20% ये वाला जो हिस्सा था, इस हिस्से के ऊपर आपको इंडिगो ग्रो करनी है। क्या ग्रो करनी है? इंडिगो। 15 से 20% हिस्से पे आपको क्या ग्रो करनी है? ये इंडिगो ग्रो करनी है। और इंडिगो वॉज द कमर्शियल क्रॉप एट दैट टाइम। इंडिगो क्या थी? कमर्शियल क्रॉप थी। तो जितनी भी, और क्या शर्त थी? 15 से 20% इस वाले हिस्से पे यू हैव टू ग्रो व्हाट? इंडिगो। आपको यहां इंडिगो ग्रो करनी है। एंड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो विल बी द रेंट ऑफ होल लैंड।
इसमें जितना भी प्रोडक्शन होगा, इसमें जितना भी प्रोडक्शन होगा, दैट विल बी द रेंट ऑफ होल लैंड। वो पूरी जमीन का क्या होगा आपके पास में, रेंट होगा। अब यहां पर मान लो 15 से 20% हिस्से पे चाहे 10 केजी हो, चाहे 20 केजी हो, चाहे 30 केजी हो, कितना भी केजी हो, आपको क्या करना है, वो जो टोटल प्रोडक्शन होगा वो आपको एज ए रेंट वहां पर दे देना है। तो ये वहां पर कंडीशन थी। अब इसी कंडीशन के चलते हुए क्या हुआ, इन्होंने बोला कि ठीक है, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम में यही था, और इस शेयर क्रॉपिंग सिस्टम से कई दिनों से ये धंधा वहां पर चल रहा था। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई जो लैंडलॉर्ड थे, इसी बीच में सडन एक प्रॉब्लम हुई, और वो क्या हुई वो देखो। सडन जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, और जैसे ही जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस करना शुरू करा, इन लोगों ने क्या करा था, पीजेंट्स को बुलाया, और पीजेंट्स को बुला करके एक बात पूछी, भाई बात सुनो ध्यान से। बोला क्या, बोला एक बात बताओ आप कि अगर हम तुम्हें ये वाला जो 15 से 20% वाला कलेश है, अगर इससे तुम्हें छुटकारा दे दें, भाई तुम्हारी मर्जी, ये 15 से 20% वाला भी जो हिस्सा है, इस हिस्से में आप इंडिगो बो, आप चने बो, आप गेहूं बो, कुछ भी बो, तुम फ्री हो, बट आप हमें पहले ही एडवांस में पैसे दे दो, और आप उसके लिए टोटली फ्री हैं, आप कुछ भी बोइए। तो ये लोग तो वैसे ही सड़े हुए थे, दुखी हो रखे थे पीजेंट्स, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन बीइंग को वैरायटी और स्पॉन्टेनिटी चाहिए। ह्यूमन बीइंग को हमेशा क्या चाहिए, वैरायटी और स्पॉन्टेनिटी चाहिए। अगर आप उसे स्पॉन्टेनिटी देते हैं, अगर आप उसे वैरायटी देते हैं, तो ह्यूमन बीइंग को बिल्कुल परेशानी नहीं होती। लेकिन एक जैसा रूटीन अगर डेली दे दिया जाए तो वो उससे दुखी हो जाता। अब यहाँ इनकी भी साइकोलॉजी, जो माइंड सेट था, वो डिस्टर्ब हो रखा था कि ये वाले हिस्से पे हम दुखी हो गए, भाई हम इंडिगो नहीं बोएंगे, हमारी मर्जी, हम कुछ भी बोए, हमें क्या, तू रेंट ले। अब इन्होंने उनको पैसे दे दिया। लेकिन इसी बीच में जब पीजेंट्स को ये बात पता चल गई कि सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस हो चुका है जर्मनी में, और ये लोग तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, तो इन्होंने बोला अब ऐसा कर, हम बोएंगे इंडिगो इसी में। क्योंकि अब जो लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने क्या करा था, लैंडलॉर्ड पीजेंट्स के बेनिफिट के लिए थोड़ी कर रहे थे, नहीं, वो तो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे थे। और इस धरती पे ना कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो दूसरों के बेनिफिट के लिए काम कर रहा हो। हर इंसान अपने बेनिफिट के लिए काम करता है। वो बेनिफिट का टाइप कुछ भी हो सकता है, कोई धर्म के लिए, कोई अपने नाम के लिए, कोई लोगों की सर्विस के लिए, कोई अपने कर्म काट रहा है, मतलब हर तरह से। लेकिन उसका किसी भी काम करने के पीछे ये आप मान करके चलो, एक छोटा सा स्वार्थ हर हाल में छुपा होता है। वो क्या होता है, उसके टाइप और उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं। अब चलिए, अब क्या हुआ, जैसे इन लोगों को पता चला कि भाई जर्मनी ने ऐसे ऐसे सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, इन लोगों ने तुरंत बोला क्या, ऐसा है, हमारे पैसे वापस करो और हम इंडिगो ही बोएंगे। अब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई हो गई। लड़ाई होते ही क्या करा इन लोगों ने, क्योंकि देखो एक बात आप हमेशा मान करके चलना, जो ईमानदार ऑनेस्ट आदमी है वो लीगल तरीके से चलेगा, जो बेईमान आदमी है वो इलीगल तरीके से चलेगा। लैंडलॉर्ड तो बेईमान थे ही। भाई आज की डेट में आप एक बात बताओ, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों की लड़ाई हो जाए तो किसकी सुनी जाएगी? हस्बैंड को बेचारे को कोई पूछेगा भी नहीं, सबसे पहले सुनी जाएगी किस, वाइफ की। उसके बाद देखी जाएगी, चाहे वाइफ ने कोई भी गलती कर रखी हो, पनिशमेंट बाद में मिलेगी। लेकिन वन गो के अंदर क्या होता है, फर्स्ट साइट में जिसको बोलते हैं उसको दोषी ठहरा दिया जाता है, हस्बैंड को। तो उस टाइम पर भी ऐसा ही था, क्योंकि ब्रिटिशर्स रूलर थे और लैंडलॉर्ड की चलती थी। पीजेंट को कोई नहीं पूछता था कि तुम्हारे हालात कैसे हैं। यहां पर जब इन्होंने ये सिचुएशन आई, तो जब पीजेंट्स ने बोला कि हमारे पैसे वापस कर दो, इमीडिएटली लैंडलॉर्ड ने क्या करा, ठग हायर कर लिए। और जो पीजेंट्स जो थे, पीजेंट्स तो बेचारे शरीफ एज इट इज चल ही रहे थे, उन्होंने क्या करा, लोअर हायर करे। अब दोनों के बीच में लड़ाई चलने शुरू हो गई। अब राजकुमार जो शुक्ला एक पुअर योमैन था, पुअर पीजेंट, इलिटरेट, डिटरमाइंड पर्सन, उसको किसी ने एक बात बोली कि गो एंड मीट विद महात्मा गांधी। उसने एक बात बोली कि भाई महात्मा गांधी नाम का एक बंदा है जो हर किसी की हेल्प कर रहा है। बोला अच्छा, बोला हाँ। अब महात्मा गांधी ने ये बताया कि अब ये लुईस फिशर को महात्मा गांधी बता रहे हैं कि हुआ क्या था एक्चुअल में। अब क्या हुआ, कह रहा है कि 2301
2301 डेलीगेट्स की मीटिंग चल रही थी लखनऊ के अंदर, और उसी वक्त के ऊपर कांग्रेस की मीटिंग थी। उसी मीटिंग में एक पीजेंट एंट्री कर गया, और एक एंट्री करके आते उसने बोला, राजकुमार शुक्ला आई हैव कम फ्रॉम चंपारण बिहार, ऐसे से बोला। तो गांधी को तो ये भी नहीं पता था चंपारण बिहार है कहाँ पे। और ये भी सच है, कहते हैं कि अगर चंपारण एपिसोड नहीं होता तो गांधी को कोई जानता भी नहीं। तो गांधी को नहीं पता था कि चंपारण कहाँ पर है। उसने बोला चंपारण कहाँ पे है, बोला फुटहिल्स ऑफ नेपाल। तो अब जहां जहां गांधी जा रहे थे वहां वहां राजकुमार शुक्ला जा रहे थे। राजकुमार शुक्ला एक डिटरमाइंड पुअर यमैन, ठीक है, इलिटरेट जरूर थे लेकिन पुअर यमैन थे। तो वो धीरे धीरे वो उसके पास में, वो जहां जाए वो उसके पास में वो चला जाए। लास्ट में गांधी जी से उसने बोला कि फिक्स अ डेट, एक डेट को फिक्स कर दो जिससे मैं आपके साथ में चल पड़ूँ। उन्होंने डेट फिक्स कर दी, 6 महीने बाद का डिटेल दे दी, क्योंकि 6 महीने तक गांधी जी का जो शेड्यूल था वो बहुत ज़्यादा टाइट था। अब इन 6 महीने में गांधी ने कहा ठीक है, इट्स ओके, अगर 6 महीने की बात है तो। अब 6 मंथ तक का कोई उसने शेड्यूल नहीं दिया। 6 महीने बाद गांधी जी ने जहां पर भी अपॉइंटेड स्पेस बताया था कि आपको इस प्लेस के ऊपर मिलना है, वो राजेंद्र प्रसाद जो राजकुमार शुक्ला उसको उसी जगह पे ही वॉज वेटिंग एट इज होंचिज। होंचिज होता है जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, इस तरह से ही वो सिटिंग एट द होंचिज वेट कर रहा था। दोनों ट्रेन में बैठे, चल पड़े। जब ट्रेन में गए तो बोर्डेड फॉर पटना में गए तो वहाँ राजेंद्र प्रसाद जो बाद में प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के, तो वहाँ राजेंद्र प्रसाद के घर गए। राजेंद्र प्रसाद उस वक्त अपने घर पे नहीं थे, लेकिन जो सर्वेंट्स थे वो अच्छे से जानते थे कि ये पुअर ह्यूमन है, पीजेंट्स है, अक्सर यहाँ आता रहता है। तो उन्होंने उसे क्या करा, वो इलिटरेट था वहां पर उस टाइम में, अनटचेबिलिटी भी बहुत ज्यादा थी। तो अनटचेबिलिटी की वजह से क्या हुआ, दे डिड नॉट अलाउ टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल। उसने कहा कि पानी से आपको कुएं से पानी नहीं निकालने देंगे। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, उन्होंने डिसाइड करा कि हम यहाँ से मुजफ्फरपुर की तरफ निकलते हैं। मुजफ्फरपुर की क्यों, मुजफ्फरपुर के अंदर क्या था, शांति टैगोर निकेतन के दौरान जेबी कृपलानी और प्रोफेसर मलकानी से वो मिले थे। उन्होंने उनको टेलीग्राम करा। प्रोफेसर मलकानी रात में आए और अपने स्टूडेंट्स के साथ में गांधी जी को रिसीव करा। उस टाइम के ऊपर वो गवर्नमेंट टीचर थे और गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स की थी, आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको सह दिया। अब जब लोगों को पता लगा कि कोई महात्मा नाम का बंदा आया तो लोग अपने आप आ गए वहाँ पर, 10,000 के करीब वहाँ पीजेंट्स इकट्ठे हो गए। अब गांधी जी ने उनको चाइड करना शुरू करा। गांधी ने पूछा बताओ क्या सिचुएशन है। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हम इनको कोर्ट में घसीटते हैं, कोर्ट में एक केस को हार जाते हैं। गांधी को बहुत गुस्सा है। गांधी ने सभी जो लॉयर थे उनको डांटा। कहता है ये तो फील स्ट्राइकन पीपल, ये तो दबे हुए लोग, इनको क्यों ले जाते हो तुम कोर्ट में, हिम्मत हो तो तुम दूसरे लोगों को लेकर दिखाओ ना। तो ये सिचुएशन ऐसी थी। अब उसके बाद में यही उन्होंने सिस्टम सारा समझाया कि 15 से 20% हिस्से पे इंडिगो ग्रो करने, ऐसे ऐसे। अब गांधी जी ने बोला क्या करना है, अब बताओ क्या करना है। अब गांधी जी जैसे ही कमिश्नर के पास में इंक्वायरी करने गए तो उसने, कमिश्नर ने बोला कि हम किसी बाहर वाले को इंक्वायरी नहीं बताते। तो गांधी ने कहा कि मैं कोई बाहर वाला नहीं हूँ। तो उसने उसके हाथ में सम्मान समझा दिया और उसे बोला क्विट द चंपारण। गांधी ने कहा नो आई विल नॉट क्विट द चंपारण। उसने एज ए लॉयर होने के नाते भी साइन कर दिए वहाँ पे। लेकिन रात में गांधी जी ने टेलीग्राम कर दिए सब जगह पे, मौलाना आज़ाद, मजरूल, राजेंद्र प्रसाद, सबको, कि अगले दिन तुम कोर्ट में आ जाओ। ये सब लोग नेक्स्ट डे कोर्ट में। बाई सेल्फ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फार्मर्स था और इतने लोगों की जो भीड़ थी उस भीड़ को देख करके गवर्नमेंट बैफल हो गई। इसी वक्त के ऊपर गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी से पूछा गया तो गांधी ने बोला कि आई हैव ट्रैप्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, बीइंग अ लॉयर आई एम ब्रेकिंग द लॉयर। अगर मैं लॉयर होने के नाते अगर मैं टीचर और किसी को चीटिंग कराऊं तो टीचर का धर्म नहीं है। टीचर का धर्म सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, चीटिंग कराना नहीं। अब कह रहा है कि मैं लॉयर होने के नाते कानून को तोड़ रहा हूं। दूसरी बात, लेकिन जिस चीज के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरी जो कॉन्शियस है वो मुझे इन सब चीज़ों को करने के लिए अलाउ नहीं करती। तो मैं आप लोगों से ये सब सॉरी, मैं ये सब बियर नहीं कर पाऊँगा। ये सब चला, चलो जी, ये सब इतना जब हुआ उसके बाद में क्या हुआ था, गांधी जी को जो मजिस्ट्रेट था उसने बोला कि एक लेटर लिख दो अगर आपको बेल चाहिए तो। गांधी ने बोला मुझे बेल चाहिए नहीं। अब वो कहने लगे कि अच्छा बेल नहीं चाहिए। बोला नहीं, मुझे बेल नहीं चाहिए। तो अब आपको क्या करना है। तो लास्ट में जज ने बोला तू जा भैया, तू मेरे भाई, तू ऐसे ही चला जा, हाथ जुड़ा ले। तो वो चला जाता है उसके पास में। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर तुरंत क्या हो जाती है कि जो गांधी जी था उसके पास में जो है ना, गांधी जी ने पूछा अब क्या करोगे। अब अगर मुझे जेल हो गई, मान लो 120 मिनट 2 घंटे बाद अगर मुझे जेल होगी तो तुम क्या करोगे।
लॉयर बोले आपको जेल हो जाएगा, हम अपने घर चले जाएंगे। लेकिन राजेंद्र प्रसाद बहुत दिमाग वाला बंदा था, वो साइड में ले गया और पूछता है कि अगर ये कोई अनजान आदमी इन लोगों के लिए मरने को मिटने को तैयार है, तुम ये कह रहे हो तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। तो सब ने एक चिट्ठी बनाई, उन्होंने बोला कि हम भी रेडी हैं जेल जाने के लिए। तो जेल भरो आंदोलन इतिहास में तभी चला था। तो गांधी जी ने वहीं पर कहा कि द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। उसके बाद में ये दूसरी जगह पे त्रिहट में पता लगा कि एक फार्मर के साथ मिसट्रीटेड हुआ, वहाँ गया, 10,000 करीब अप्लीकेशन जमा हुई। फिर उसके बाद में 4 इंपॉर्टेंट मीटिंग चली। गांधी वॉज द सोल रिप्रेजेंटेटिव लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में, और लास्ट में ये पता लगाया गया कि जो पेजेंट्स जो थे वो इनोसेंट थे। तो ये लोग बोले कि चलो ठीक है, बताइए अब आपको कितना रिफंड करना है। तो उन्हें लगा 100% मांगेगा, गांधी ने बोला 50% दे दो, और वो और भी ज़्यादा कमीने थे, उन्होंने बोला 25% दे दें, 25% दे दो, कोई बात नहीं। एक रेवरेंड जे नाम का बंदा था जो सारे एपिसोड को देख रहा था, उसने गांधी जी से पूछा कि आपने 25% पे क्यों एग्री हुए। कहता मुझे इनका प्रेस्टीज डाउन करना था। गांधी जी ये भी कहते हैं कि मुझे लग रहा था थोड़े दिनों में काम निपट जाएगा, लेकिन साल भर उसको वहाँ पर लग गए थे ऐसा करते करते। और उसके बाद में जितनी भी हैरेबल लैंड थी वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई, वहाँ पर शेयर क्रॉपिंग सिस्टम का द एंड हो गया। इसके बाद में जो दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है वहाँ पर सोशल वर्क शुरू होते हैं कि वहाँ पर किस तरह से सोशल वर्क करे गए। 6 स्कूलों के अंदर प्राइमरी स्कूल, 6 गाँवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। मोरारजी देसाई, नरहरि पारिक 2 वॉलंटियर्स थे, उनकी वाइफ थी जो हेल्प कर रही थी। कस्तूरबा गांधी खुद ने सैनिटेशन का वर्क ले रखा था। देवदास गांधी जी का बेटा वो उस वर्क को देख रहा था। और एक वॉलंटियर एक डॉक्टर भी था जिसने 6 महीने तक वहाँ पर वॉलेंटरी सर्विस करी। किसी को फीवर होता था कुनीन दे देते थे, अगर किसी को फीवर खाज खुजली हो जाती तो ऑइंटमेंट भी दे देते थे, कास्टर ऑयल प्लस कुनीन दे देते थे अगर कोई और ज़्यादा दिक्कत होती थी, स्किन इरप्शन इस तरह से। तो एक बार महात्मा गांधी ने कस्तूरबा से पूछा कि भाई तुम इसकी सिचुएशन क्यों नहीं देखते। एक फिल्दी स्टेट में वुमेन थी, उससे पूछा कि देखो इसकी साड़ी कितनी गंदी है। तो वो लेडी से उसने जब कहा कस्तूरबा गांधी ने, तो वो लेडी उसको अपने घर ले गई। उसने जाके देखा कि मेरे पास कोई दूसरी साड़ी नहीं है पहनने के लिए। तो वहाँ पर लोगों की पुअर सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद गांधी जी ने क्या करा, कहते हैं कि वहीं रहते रहते उसने जो ना लेटर लिखा कि आश्रम में ध्यान रखना कि जो लेटरिन के गड्ढे हैं वो फिल ना हो जाएं। इस तरह से गांधी जी ने लुईस फिशर को ये बात बताई कि मैंने अपने ही देश के अंदर दूसरों का जो आदेश था वो मानने से मना कर दिया था। ये थे उसके विचार गांधी जी के। तो ये सब देखने के बाद में CF एंटू नाम का एक बंदा था जो गांधी जी का बहुत ज़बरदस्त डिसाइपल था, उनसे मिलने आया। तो बोले गांधी जी तो नहीं है, राजेंद्र प्रसाद भी, ये सब लोग कहने लगे तुम्हें अच्छा लगता तो तुम हमारे साथ काम कर लो। ही सेड हाँ ओके आई एम रेडी टू डू वर्क विद यू। लेकिन उसी वक्त के ऊपर क्या हो जाता है, गांधी जी ने कहा नहीं, क्योंकि हम ब्रिटिशर के अगेंस्ट लड़ रहे हैं तो हम आप लोगों को अपने साथ में नहीं रख सकते। तो गांधी उसी वक्त राजेंद्र प्रसाद ने कहा ही वॉन्ट्स टू मेक अ फ्री इंडियन, सेल्फ डिपेंडेंट, एक फ्री इंडियन बनाना चाह रहे हैं वो हमें। और इसी के साथ में इस चैप्टर का एंड हो जाता है। अगर हम बात करें पोएट एंड पैनकेक्स की, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है चंपारण एपिसोड को लेकर रहेगा, सोशल वर्क कौन से थे वो रहेगा, और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें 5 इंपॉर्टेंट है। 5 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आई एश्योर यू। 20 सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस से इतना तो मैं एश्योर कर ही सकती हूँ कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। अब अगर हम बात करें पोएट एंड पैनकेक्स की, पोएट एंड पैनकेक्स 1940 के अंदर SS वॉसन ने इस्टेब्लिश किया था और मुंबई के अंदर इस्टेब्लिश किया था, जहाँ पर जो ना पहले अस्तबल भी होता था। उसके बाद में इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर एक ही बात बताई गई है कि किस तरह से वहाँ पर स्टूडियो होते थे। 5% शूटिंग जो ना आउटडोर होती थी, 95% शूटिंग इंडोर होती थी, और उस स्टूडियो के अंदर किस तरह से हायरार्की मेंटेन थी। जैसे डायरेक्टर कौन था, उसके बाद जो सुबर कोठामंगलम सुब्बू, इसका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोठामंगलम सुब्बू चलती उसकी बहुत थी, लेकिन वो नंबर 2 पे आते थे जेमिनी स्टूडियो के अंदर। स्टूडियो का नाम जेमिनी था। वहाँ पर जो लाइट्स थी शूटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा खतरनाक लाइट थी, सर में दर्द कर देती थी। दूसरी बात, वहाँ पर AIR से पहले, ऑल इंडिया रेडियो एसोसिएशन से पहले वहाँ पर अलग अलग जगह के लोग भी वहाँ पर वर्क कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक यूनिटी भी थी। 1940 के अंदर कंट्री आज़ाद नहीं हुई थी, हायरार्की थी। वहाँ ऑफिस बॉय था, ऑफिस बॉय का काम क्या था, वो बॉय नहीं होता था एक्चुअली में, 40s में होता था वो, लेकिन उसका नाम ही ऑफिस बॉय था। वहाँ पर टैलेंटेड लोग जाते थे, कई बार किसी को कुछ काम, आपने भी देखा होगा, कई बार लोग किसी और फील्ड में एजुकेशन लेते हैं लेकिन कोई और ही काम करने लग जाते हैं, तो वो लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। तो यहीं पर वो सब बता रहा है।
फिर हायरार्की क्या क्या मेंटेन थी, ऑफिस बॉय का क्या काम था, अगर कोई भीड़ की शूटिंग होती थी तो उसको लोगों के फेस के ऊपर कवर करना होता था, पेंट करना होता था, और जो लाइट्स थी शूटिंग वाली, चकाचौंध कर देने वाली लाइट्स थी, बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। आपने देखा ना वो देवदास मूवी के अंदर माधुरी दीक्षित और ये ऐश्वर्या दोनों 30-30 किलो का जो वो पहन के लहंगा वो कर रहे थे। 30 किलो वजन बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें डांस करना, दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट। अब उसके बाद में यहाँ पर कोठामंगलम सुब्बू के बारे में आता है, तो सुब्बू नंबर 2 पे आता था, और उसके आइडियाज़, उसका विजन और उसके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। उससे अगर ये पूछा जाता था कि तुम एक अल्टरनेटिव आइडियाज़ दे दो, तो वो इमीडिएटली अगर उससे ये पूछा जाता था कि हमें ये मूवी शूट करनी है और इस मूवी के अंदर ये हो सकता है, तो आइडिया दो, इसको कैसे शूट किया जाए। कहते एक ही बार में 1 गो में 14 अल्टरनेटिव आइडियाज़ दे देते। इतना टैलेंटेड पर्सन था कोठामंगलम सुब्बू। और मतलब बहुत से लोगों को ऐसे लगता था, ऑफिस बॉय को ऐसे लग रहा था कोठामंगलम सुब्बू ने मेरा बेड़ा गर्क कर रखा है। ऐसे अक्सर होता है, इस तरह की पॉलिटिक्स तो चलती रहती है। और उस टाइम इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो किस तरह से इमरजेंसी होती थी, लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, इस सिचुएशन को लेकर के भी इसमें डिस्कशन किया गया है। और उसके बाद में जो ना एक वो आया जोथम वैली फॉरगेटन फैक्टर, 2 प्ले आए, MRA जिसको बोलते हैं मोरल रीआर्मामेंट एक्ट, वहाँ पर स्टेज को तैयार किया गया, 2 तरह की कई दिन तक प्ले चले, लोगों ने वहाँ पर एंजॉय करा। लेकिन एक बार स्टेज को फिर डेकोरेट किया गया तो वहाँ पर क्या था, एक वो आया स्टीफन स्पेंडर आया, और किसी को पता ही नहीं चला, वो इंग्लिश में बोल के चला गया, क्योंकि लोगों को इंग्लिश इतनी उस टाइम पर आती नहीं थी। और उसने बोला गॉड दैट फील्ड, वो बुक थी उसके बारे में। तो ये सब टोटली पूरा चैप्टर लास्ट में जाकर के तो बिल्कुल ऐसे बेकार सा हो जाता है। तो हमें इस चैप्टर में जो फोकस करना है वो कोठामंगलम सुब्बू को करना है, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका यही है। अगर हम आते हैं नंबर 7 जो आपका लेसन है इंटरव्यू वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 1 के अंदर पार्ट के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ कि आपको ना 2 डेफिनेशंस हैं। इंटरव्यू इज ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये वाली डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। और जैसे ही हमारी NCERT शुरू हो जाती है तो फर्स्ट पेज के ऊपर इट इज़ एन आर्ट एंड आफ्टर प्रैक्टिस इट बिकम्स, इस तरह से करके एक वो है, क्या बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन है। पहले पार्ट के अंदर, पार्ट 1 के अंदर इंटरव्यू कब शुरू हुआ था, इसमें ना यहाँ पर 130 ईयर्स दे रखा है, लेकिन ये 2007 में आ गया था। 2007 में जब सिलेबस आया था, इस वक्त तो आप हमारा 23 चल रहा है, तो ये कम से कम 150 साल से ज़्यादा हो गया एक तरह से देखा जाए। लेकिन हम NCERT को ही फॉलो करेंगे। हम कुछ अगर हमारे पास में ऑप्शंस में आ जाता है कितने ईयर्स पहले की बात हो रही, तो हम 130 पे ही वो करेंगे। लेकिन एक्चुअल में 130 नहीं हुआ, क्योंकि 130 2007 में आए थे कि अब 17 में हो गए 10 साल, और उसके बाद में 6 साल और लगा लो, तो मतलब और मान करके चलो ये एक तरह से 150 के करीब साल हो गए, लेकिन हम उसको ऐड नहीं करेंगे। कहते 150 साल से पहले इंटरव्यू चल रहा है, जहाँ लोगों के इंटरव्यू लिए जाते थे। तो अलग अलग राइटर, जैसे VS नायपॉल है, उन्होंने इंटरव्यू के बारे में क्या बोला, उसके बाद में जैसे लुइस कैरोल है, उसने क्या बोला, सोल बेलो ने क्या बोला, रुडियार्ड किपलिंग ने क्या बोला, एयर बार्टन ने क्या बोला, अलग अलग लोगों ने डेफिनेशन बताई है इंटरव्यू की, कि उन्हें इंटरव्यू एक्चुअल में कैसा लगता है, इंटरव्यू का मतलब उनके लिए क्या है। और एक्चुअल में इंटरव्यू को क्या मतलब है, जब एक इंसान किसी का इंटरव्यू ले रहा है तो एक क्वेश्चन पूछता है और एक आंसर देता है, तो इससे क्या होता है, बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें पता लग जाता है। तो ये था हमारा पार्ट 1, जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू की 2 डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, और जितने भी राइटर हैं उनका नाम लिखो, और उसके बाद उन राइटर्स ने इंटरव्यू के बारे में कब कहा है, और इंटरव्यू शुरू कब हुआ था 130 साल पहले। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना, उसके अलावा आपको कहीं पर कुछ भी नहीं करना। कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं करना, ठीक है। पार्ट 1 में तो ये होगा, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम दूसरे की बात करते हैं तो इसके अंदर मुकुंद पद्मनाभन है, जिसने अमर्टो इको का इंटरव्यू लिया। अमर्टो इको के इंटरव्यू से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कैसे मिलता है, क्योंकि अमर्टो इको ने एक ही बात बताई है कि लाइफ में अगर सक्सेस पाना चाहते हो तो उसका एक ही मूल मंत्र है कि नेवर वेस्ट योर टाइम। आप अपना टाइम कभी भी वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर आपने अपना टाइम वेस्ट कर देना तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। अमर्टो इको की सीधी सीधी भाषा के अंदर उसने एक ही बात बताई है, कहती है कि आई यूजुअली राइट नॉवेल्स ऑन संडे, बाकी दिन तो वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। तो उससे पूछा गया, अमर्टो इको ने एक नोवेल लिखी थी नेम ऑफ रोज, तो उससे पूछा गया कि ये जो नोवेल सक्सेस हुई इसके पीछे मेजर रीजन क्या रहा। तो अमर्टो इको ने बताया कि हो सकता है कोई टाइम घड़ी ऐसी हुई हो जिस पल में ये लिखी गई है,
कहता है जब ये अमेरिकन इसकी वो थी स्पॉन्सर वाली थी जो इसको पब्लिश करने जाती, उसने मेरे को 3000 कॉपी का सिर्फ ऑर्डर दिया था, लेकिन जब मैंने देखा तो इसकी 10 मिलियन कॉपी वहीं पर बिक गई थी। और ये मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी इनसे रिलेटेड है। तो कहता है कि हम ये भी नहीं कर सकते कि लोगों को डिफिकल्ट रीडिंग पसंद नहीं है, लोग डिफिकल्ट रीडिंग को भी पसंद करते हैं। तो राइटर हमें ये सब बातें बता रहा है। इसलिए अमर्टा इको ने क्या बताया कि लेट 50s में मैंने शुरू करा था भाई लिखना, और कहता है कि मैं सिर्फ स्टोरीज लिखता था, ओनली ऑन संडेज लिखता था। तो किसी ने पूछा आप आपको यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कहलाना पसंद करोगे या राइटर? तो उसने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कहलाना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं राइटर हूँ ही नहीं, मैं तो कभी कभी लिखता था। लेकिन उसमें जो मैंने लिखा, जो सच्चाई लिखी, क्योंकि जैसे जो पीएचडी करते हैं, थीसिस लिखते हैं, फेंक देते हैं, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सफ़र नहीं करा। लेकिन एक्चुअल में कोई भी इंसान सक्सेस बनता है ना, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस होते हैं, जब जाकर के इंसान एक सक्सेस हो सकता है। तो राइटर हमें ये बात भी बता रहा है। तो अमर्टो इको से सीखने को क्या मिला? उसने, अगर ये आप देखो ना, तो उसने एक बहुत बढ़िया बात बताई। उसने ये बताया कि अगर आप एलिवेटर से मेरे पास मिलने के लिए आ रहे हो ना, तो मैं इस मिनट के अंदर भी टाइम को यूटिलाइज कर लूँगा और मैं कुछ ना कुछ करूँगा। वहाँ पर राइटर ने जो मेन मुद्दे की बात बताई वो ये बताई कि जो दुनिया है ना, आप इसे मुट्ठी में कर सकते हो। कैसे? आप जितने भी एम्प्टी स्पेसेज हैं उनको एलिमिनेट कर दो, एम्प्टी स्पेसेज जितने भी हैं सबको एलिमिनेट कर दो। और एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है? पुट क्रॉस। हमें अपना टाइम जितना मैक्सिमम हो सके, दिन के अगर 24 घंटे तो 24 घंटों को बाइफरकेट करो, लिखो कि मुझे ये वाला घंटा कहाँ स्पेंड करना है। और अगर आपने लिख करके आप चल पड़े तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मार दे। मतलब एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपका होना चाहिए। कहते हैं जिंदगी एक मिली है कि डिसिप्लिन में क्या है, डिसिप्लिन में रहना, लेकिन सच है डिसिप्लिन का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। आप जितने डिसिप्लिन में रहेंगे उतने ही ज़्यादा सक्सेस रहेंगे। तो अमर्टो इको के इंटरव्यू से जो मुकुंद पद्मनाभन ले लिया, हमने यही सीखा कि हमें अपने लाइफ के अंदर कोई भी पल वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, मेहनत कभी भी जाया नहीं जाती, कंसिस्टेंसी इन एक्शन होनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता होता कि किस टाइम आदमी सक्सेस पा जाता है। कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि आदमी किस घड़ी के अंदर, कौन सी घड़ी, कौन सी इस यूनिवर्स के अंदर कौन सी ऐसी एनर्जी टकरा जाती है जिस वक्त के ऊपर। मान लो मैंने कोई वीडियो अपलोड करा और वो वीडियो वायरल हो जाए, अब ये नहीं पता लगा ना कि वो कौन सी सेकंड थी जिस वक्त अपलोड हुआ है। तो हमें हमेशा अपने वर्क के अंदर हमें कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए और हमें बिल्कुल भी किसी फालतू की बातों में नहीं सोचना चाहिए। अब आते हैं गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस लेसन के अंदर ए.आर. बार्टन जो हमें बता रहे हैं, ए.आर. बार्टन ने बहुत जबरदस्त बात बताई थी कि जो ये फैंटेसी है, इसमें क्या कर रहा है बच्चा, जो इमेजिनेशन के अंदर जी रहा है। भाई 11वीं 12वीं का जो बच्चा होता है ना, अक्सर जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं ऐसे देखती हूँ, मतलब वो अपने आप को बहुत हीरो समझता है, लेकिन मुझे पता होता है बेटा तू नहीं है भाई, तू बावली बूच है। बहुत जिसको बोलते हैं ना, तो सचमुच हीरो नहीं है, उसको लगता है अक्सर। और ये एज ही ऐसी है, क्योंकि जब आप साइकोलॉजी पढ़ोगे ना, तो साइकोलॉजी में उमा मंगना बहुत जबरदस्त बात बताती कि इस वाली एज के अंदर वो कहता है कि मेरे डोले सोले बन गए, मुझे अपना नाम कमाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इतनी लंबी लंबी फेंक देते हैं कि लपेटा ही नहीं जाता, मतलब ऐसे करना पड़ता है, यस बेटा तू फेंकता जा, हम लपेट रहे हैं। नहीं, डाउन टू अर्थ रहना पड़ता है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, विजन आपको देखना पड़ता है। यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं मेरे पास में इंपॉर्टेंट, वन इज सोफी एंड वन इज जेंसी। जेंसी, अगर मैं सोफी की बात करूँ तो जो सोफी है उसका सोशियो बैकग्राउंड उसमें क्या है, एक पुअर फैमिली से बिलोंग कर रही है वो, सी बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली। पुअर फैमिली में कौन है, उसका फादर एक लेबरमैन की तरह वर्क कर रहा है, उसका जो भाई जो एल्डर ब्रदर है, डायरेक्ट जो है ना, वो यंगर ब्रदर है, दो भाई एक वो खुद है। तो जो ये जेंसी है, जेंसी उसकी फ्रेंड है। जेंसी और सोफी दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। जेंसी का एक भाई, उसका नाम फ्रैंक है। एक डैनी कैसी के बारे में डिस्कशन है, सिर्फ ये इतने ही कैरेक्टर हैं, बट थोड़ा डिस्कशन है। बट डैनी कैसी के बारे में 4-5 लाइनें होंगी। सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन है वो है सोफ़ी के लिए। यहाँ पर आज हमारी क्लास में बहुत सी सोफ़ी में बैठे दिखती हैं, जेंसी का उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी किसी कैरेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। यहाँ पर क्या करता है कि जो फैन फॉलोइंग है, लोग बहुत पागल हो जाते हैं किसी के पीछे, भाई ये वाला हीरो, ये वाला एक्टर, अब लोग इसके पीछे हो गए। जैसे आजकल मतलब आप ये बोल सकते हैं, कभी भी कोई भी सेलिब्रिटी आई उसके पीछे जो लोग भागना शुरू कर देते। तो राइटर ये वाली बात बता रहा है। अगर हम बात करते हैं सोफ़ी की, तो सोफ़ी और जेंसी दोनों ने डिसाइड करा था कि दे विल वर्क इन बिस्किट फैक्ट्री, के दोनों बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगे। लेकिन अब लगभग उनकी स्कूल ही ओवर होने वाली थी, और जब वो घर जा रहे थे, जेंसी ने पूछा तो बिस्किट फैक्ट्री में काम करेगी? सोफ़ी पलट गई, कहती नो, मैं एक बुटीक खोलूंगी। बोला भाई बुटीक खोलने के लिए पैसे चाहिए, तो बोली मैनेजर बन जाऊंगी। बोली मैनेजर डायरेक्ट कौन बनाएगा? बोला फिल्मों में काम कर लूँगी, एक्ट्रेस बन जाऊंगी।
तो बोला एक्ट्रेस में बहुत पैसा होता है, बोले ऐसे बन जाएगी एक्ट्रेस। तो मतलब वो ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बताई जा रही थी कि किस तरह से। तो उसके बाद में वो उसका भाई कहता अगर तेरे पास पैसे आ जाएं तो अच्छा सा घर बनाना। अब अपने सीधे भाई के पास में चली गई। अब जो सोफी है ना वो सिर्फ इमेजिनेशन में जी रही है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आ पा रही, अपने आप को प्रैक्टिकलिटी से नहीं जोड़ पा रही है। तो उसने अपने भाई जोफ के पास में गई और अपने भाई को जाकर के कहती है, भाई बोला हाँ कि मैं ना आज डैनी कैसी से मिली थी। और डैनी कैसी कौन है? डैनी कैसी एक फुटबॉल प्लेयर है, एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। वो कहते क्या तू डैनी कैसी से कहाँ मिली? कहती मैं डैनी कैसी से मिली। बोला कैसे? कह रही जब मैं आ रही थी ना तो रोएसी विंडो इज नेम ऑफ प्लेस उस जगह के ऊपर थे, तो मैं रोएसी विंडो में घुस गई, तो मैंने इधर देखा उनकी तरफ, उनने मेरी तरफ देखा और मैंने बोला आरएंड यू डैनी कैसी? उसने बोला यस। तो जोफ कहने लगा अच्छा ठीक है तू उससे मिली है, तेरी बहुत अच्छी बात है, लेकिन तूने ऑटोग्राफ लिया? करी नहीं, उसके पास भी पेन नहीं था, मेरे पास भी पेन नहीं था। तो बोला फिर तो ऑटोग्राफ कब लेगी? बोली वो नेक्स्ट वीक मुझसे फिर मिल रहा है। अब सोफी ने फेंक दी, मतलब समझ गए आप। अब उसका भाई बाहर आता है और इसी के साथ में ना उनके घर का माहौल भी दिखाया गया। किस तरह से दिखाया गया है कि सेंटर में अगर लालटेन चसे तो हर रूम में लाइट जा रही है, दीवारों के ऊपर डैनी कैसी की फोटो है। इट में से सारी जो घर है वो उसका बहुत ज़्यादा वो है, फैन है सारे वहाँ पर, लवर हैं डैनी कैसी के, फैन फॉलोइंग ज़्यादा है उसके घर में। उसकी माँ बर्तन साफ कर रही है, घर में हीप ऑफ डर्टी क्लोथ्स है, उनमें से स्मेल आ रही है। उसके फादर ने बनियान पहन रखी है, वो सूप पी रहे हैं, पसीने की बदबू आ रही है। उसके भाई का एक जूता चप्पल कहाँ ही पड़ा है, उसका भाई अपने फादर की चेयर के ऊपर ऐसे लीन होकर के झुका हुआ है। तो ये अंदर के सोशियो बैकग्राउंड ने हमें बताया कि यहाँ पर इनका जो स्टेटस है वो स्टेटस कैसा है, मतलब इनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। ठीक है, तो ये सब बता देता है। फिर देन क्या करता है फर्दर जो आगे कहानी, अब क्या कहता है जोफ बाहर आया, जोफ ने बाहर आकर के अपने फादर को बताया कि पापा आज जो ना सोफी डैनी कैसी से मिली है। उसके फादर को जो गुस्सा है, क्योंकि फादर बहुत अच्छे से अपनी बेटी को जानता था कि मेरी बेटी सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोलती। उसके फादर ने धीरे से बोला एक और वाइल्ड स्टोरी, मतलब नफरत से जैसे देख करके। तो नेक्स्ट डे अब क्या करती है, अब वो सोच में पड़ जाती। उसका जो जोफ है ना, जोफ बहुत रिजर्व टाइप के नेचर का बंदा है। जोफ अपने बारे में कुछ नहीं बताता, कुछ शेयर नहीं करता अपनी बहन के साथ में, लेकिन वो चाहती है कि जोफ मुझसे सारी बातें शेयर करे, मुझे ये पता लगे कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो वो सपने लेने शुरू कर देती है कि मैं अपने भाई जोफ के साथ में जा रही हूँ, मैंने ब्लैक लेदर जैकेट पहन रखी है, येलो सूट है, दुपट्टा हवा में लहरा रहा है, सब वेलकम करने के लिए खड़े हुए, इमेजिनेशन में, फुल इमेजिनेशन। नेक्स्ट डे ही अपना स्कूल चली जाती है। जब नेक्स्ट स्कूल जाती है तो वो किससे मिलती है? जेंसी से मिलती है। जेंसी इसके पास में आती है, वो कहती है अच्छा एक बात बता, तूने मुझे ये नहीं बताया कि तू डैनी कैसी से मिली है। बोले तुझे कैसे पता? बोली मुझे तो तुम्हारे भाई जो जोफ है उसने मेरे भाई फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी कैसी से मिली हो। अब इसको बड़ा वो टेंशन सी हो गई कि भाई तेरे भाई ने मेरे भाई को क्यों बताया, मतलब मेरे भाई ने तेरे भाई को क्यों बताया। उसके मन में ये बात आ रखी थी ये तो टॉप सीक्रेट होना चाहिए था, मेरी तो बेइज्जती हो गई। अब कहती है कि देख एक बात सुन, तूने ये बात किसी को भी मत बताइयो, क्योंकि अगर तूने किसी को बता दिया ना तो लोग मुझसे मिलने आएंगे कि मैं सेलिब्रिटी से मिल के आई हूँ, और इससे क्या होगा कि मेरे फादर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे मेरे ऊपर। वो कहती कि हाँ हाँ मैं समझ सकती हूँ, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो तुम बिल्कुल भी किसी भी तरह की टेंशन मत लो। तो ये सब सारी कहानी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में वो क्या करती है कि वो फिर सपने लेने शुरू कर देती है, क्योंकि अब सैटरडे आ गया। अब सैटरडे आ गया तो आज उसे क्या चाहिए था? आज उसे ऑटोग्राफ चाहिए था। अब उसने फिर इमेजिनेशन करने शुरू कर दी कि मैं अपनी इमेजिनेशन के अंदर क्या कर रही हूँ, डैनी कैसी से मिलने के लिए शहर से बाहर दूर से शोर शराबे में नहर के पास पास में वो जाना शुरू कर देती है। जैसे ही वो नहर के पास पास से जाना शुरू कर देती है तो शोर शराबा बिल्कुल शांत था, माहौल एकदम बिल्कुल शांत माहौल में चली जाती है। तो वहाँ पर एक वो पेड़ों का झुंड होता है गार्डनर टाइप में, तो वो उस पेड़ों के झुंड के पास में बैठ जाती है और उस झुंड के पास बैठी बैठी एक एल्म ट्री के नीचे बैठ जाती है जहाँ अक्सर लवर मिलते थे। अब वो इमेजिनेशन कर रही है, उस इमेजिनेशन में क्या कर रही है कि अब डैनी कैसी इन पेड़ पत्तों से निकल करके बाहर आ रहा है, और जैसे ही वो पेड़ पत्तों से बाहर निकल करके आएगा और मेरे को देखेगा कि मैं इतनी देर से वेट कर रही थी, तो वो बोलेगा ओ तुम मेरी इतनी देर से वेट कर रही थी, सॉरी।
अब वो देखती रही, लेकिन आधा घंटा हो गया। आधा घंटे बाद उसे इस बात का होश आया कि डैनी कैसी अब नहीं आएगा, तो वो वहाँ से उठ जाती है और उसके बाद में वापस चलना शुरू कर देती है। लेकिन जब वो वापस घर आ रही होती है तो उसने देखा कि अब उसके दिमाग के अंदर यहीं फिर स्ट्राइक हो रखा था कि यार एक बात बताओ, अब तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मेरे पापा और मेरे भाई जाते हैं मुझसे क्या पूछेंगे कि ला ऑटोग्राफ दिखा। तो अब उसने जो क्लब था उस क्लब के बाहर देखा, क्योंकि सैटरडे उनका ये एक पिलग्रिमेज की तरह होता था, क्लब में उसके दोनों भाई और उसके फादर का जाना। उसने अपने फादर की साइकिल देखी, तो साइकिल से हमें ये पता लग रहा है कि वो सच में गरीब थे। तो उसने देखा कि बाहर आवाज़ आ रही थी, स्टेडियम से बाहर ना गोल करने की आवाज़ आ रही थी, सब मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। और वो देखती है कि चल एटलीस्ट जब मैं घर पहुंच रही हूँ तो मेरे पापा और मेरे भाई घर पे नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं उसको रॉय सी विंडो की तरफ फिर देखती है और फिर इमेजिनेशन करने शुरू कर देती है, क्योंकि उसको ये लग रहा था, जब मेरे भाई ने मुझसे पूछा था पास से देखने से डैनी कैसा लग रहा है, सिर्फ जोफ ही उसकी बातें सुनता था और कोई नहीं सुनता था। तो उसने बोला उसकी आइज़ ग्रीन हैं और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा हट्टा कट्टा इंसान है। मतलब पूरे जो इसके अंदर एक ही बात समझ में आ रही थी कि ऐसी इमेजिनेशन में रहने वाले, ऐसी फैंसी की दुनिया में रहने वाले सिर्फ अकेली सोफी नहीं है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह की इमेजिनेशन में रहते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ये फालतू की कोई भी फैंटेसी नहीं बनानी और किसी तरह की इमेजिनेशन में रहनी, प्रैक्टिकल होकर के, डाउन टू अर्थ होकर के। अब समय आ गया है कि हम आगे बढ़ें। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का अगर कोई डाउट लगे तो आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर फ्लेमिंगो का जो वन शॉट है वो कंप्लीट हो जाता है पार्ट 2 के अंदर। अब आएगा विस्ताज का वो वन शॉट। विस्ताज के भी 2 पार्ट बनाऊंगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसी तरह से। और उसके बाद आपका राइटिंग स्किल्स का आ जाएगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आए, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।